inventory system. And in perpetual inventory system, we are required to update the inventory account after every transaction. Okay. तो इसमें देखिएगा जी वही सेम एग्जांपल है. फाइन, उसी सेम एग्जांपल को अब हमने किस तरह से करना है कि if we are going to use the perpetual inventory system, then we have to prepare a store ledger card. तो इसकी जो शक्ल होती है वो कुछ यूं होती है कि ये परपेचुअल सिस्टम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है. आइटम का जो भी हमारा नेम होगा, लोकेशन मीन जो भी हमारा डिपार्टमेंट होगा, ठीक है. One is the column of date, then we have three main column. One is received, second is sold, and third is the balance. Okay. Received is going to indicate the item which you have purchased. Sold is going to indicate the number of units which you have sold, and third is your balance. Balance is going to indicate the amount of inventory which you are having. ठीक है. तो अगर आप उसी क्वेश्चन को जाके सेक्शन 7A के अंदर जाके देखेंगे उसी इलस्ट्रेशन को, तो उसने हमें बताया था कि वी आर हैविंग 80 यूनिट्स इन ओपनिंग इन्वेंट्री. ठीक है. तो हमारे पास जनवरी 1 को ओपनिंग इन्वेंट्री थी 80 यूनिट्स की. ठीक है. एट द रेट ऑफ 15, तो टोटल हमारे पास है 1200 रुपए की. ठीक है. उसके बाद वो ये कहता है कि हमने 60 यूनिट्स को सोल्ड कर दिया. ठीक है. तो द मेथड इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो हमारे पास 80 यूनिट्स पड़े हुए थे उसमें से हमने 60 यूनिट्स को सोल्ड आउट किया है. तो जो सोल्ड आउट होंगे वो भी सेम होंगे 15 वाले. तो इसका मतलब है 60 यूनिट एट द रेट ऑफ 15, देन इज दैट विल बी इक्वल टू 900. अब रिमेनिंग हमारे पास जो यूनिट मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे कौन से हैं? 20 यूनिट एट द रेट ऑफ 15, दैट इज ऑफ 3000. ओके. अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे पास हमने अगेन वी हैव परचेज 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 और 3000. इसमें आपने डेट्स का ख्याल रखना है. तो पहली ट्रांजैक्शन को हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री था, 5 मार्च को हमने सेल किया. फिर अब हम 10 मई के जो है वो क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू बाय इट. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू परचेज 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, सो टोटल अमाउंट इज ऑफ 3000. ठीक है. अब मेरे पास बैलेंसिंग फिगर को जरा गौर से देखिएगा कि बैलेंसिंग फिगर में क्या बन रहा है. बैलेंसिंग फिगर में मेरे पास आ रहे हैं 20 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 एंड 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 20. तो आपने इस तरतीब को खराब नहीं करना. ठीक है. बिकॉज द कंपनी इज गोइंग टू यूज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. अब वो कहता है कि नाउ वी आर गोइंग टू सेल 130 यूनिट. 130 यूनिट बेचेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत 20 यूनिट 15 वाले बिकेंगे. फिर उसके बाद रिमेनिंग जो है 110 यूनिट 20 रुपए वाले. तो अब हमारे पास जो इन्वेंट्री में बचेंगे वो 40 यूनिट 20 वाले होंगे एट द रेट ऑफ 800. उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कहता है कि नाउ वी आर गोइंग टू अगेन परचेज 60 यूनिट्स फ्रॉम द मार्केट. ठीक है. तो 60 यूनिट्स अब हम मार्केट में से खरीदेंगे. तो 40 प्लस 60. ठीक है. 40 हम यूनिट्स खरीदें. 60 यूनिट अब हमने खरीदे हैं 25 के हिसाब से 1500. अब जो हमारा इन्वेंट्री अकाउंट है उसमें इंडिकेट कर रहा है कि 40 यूनिट्स हमारे पास हैं 20 वाले और 60 यूनिट्स हमारे पास हैं 25 वाले. इन दिस वे यू हैव टू व्हाट वी कैन से दैट इन दिस वे यू हैव टू टेक द टोटल. ठीक है. तो आपके पास जो इस वक्त इन्वेंट्री बन रही है वो 2300 रुपीज की बन रही है अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन with respect to this table, you are welcome to ask the question. Perpetual inventory system के अंदर we are required to update the inventory account after every transaction. That is why we are required to prepare the store ledger card, and the structure of store ledger card is just like the same as I have shown on the screen. Okay, we are having 3 columns. One is received, which is going to indicate the purchases. Then we have sold, it is going to indicate the item sold, and balance is going to indicate the remaining item. That is remaining item in your inventory account. ठीक है. तो ये हमारे पास था 80 यूनिट थे. मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ. इसमें हमने डेट्स का ख्याल रखना है कि 1, 5, 10, then 21 and then 18. ठीक है. So we are not required to violate the date. तो इसमें हम क्या करते हैं? We are required to update the inventory account in a chronological order. Means that with respect to time. Okay. तो हमारे पास 80 यूनिट थे 15 के हिसाब से 1200 के आगे. Then we have sold 60 यूनिट. तो हमारे पास 15 वाले हमने बेच दिए. तो हमारे पास अमाउंट आया 900 का. तो रिमेनिंग यूनिट हमें बचे 20 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 15, तो दैट इज ऑफ 300. फिर हम 150 यूनिट खरीदे 20 वाले 3000 के. तो अब हमारे इन्वेंट्री अकाउंट में 2 किस्म की इन्वेंट्री है. 20 यूनिट है 15 वाले, 150 यूनिट है 20 वाले. फिर अब हमें 130 यूनिट को हमने मार्केट में सेल किया. तो पहले हम सेल करेंगे 20 यूनिट 15 वाले, फिर हम सेल करेंगे 110 यूनिट एट द रेट ऑफ 20. तो इन दिस वे वी हैव टू डिटरमिन अ प्राइस व्हिच इज इक्वल टू 2500. अब जो रिमेनिंग यूनिट बचे हैं वो 40 यूनिट बचे हैं 20 वाले. अब फिर हम 60 यूनिट खरीदे 25 वाले. तो टोटल प्राइस हमारे पास 1500 की आई. तो अब हमारे पास जो इन्वेंट्री अकाउंट में 40 यूनिट 20 वाले हैं, 60 यूनिट 25 वाले हैं. तो हमारे एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बनती है 2300. इसी तरह से अगर आप सोल्ड के कॉलम में ऐड करेंगे 2500 जमा 900,
So in this way, you will be able to determine the value of the cost of goods sold. Okay. Now I'm moving toward that is you can say that अभी ये यहाँ पे आपको नीचे भी थोड़ा सा बता रहा है कि हमारे पास 20 यूनिट बचे हैं 15 वाले और 110 यूनिट 20 वाले बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इसकी कैलकुलेशंस करके दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर अब हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अगेन लास्ट इन फर्स्ट आउट में हमारे पास अगेन ओपनिंग इन्वेंटरी 80 यूनिट 15 वाले हैं 1200 के, अब हम 60 यूनिट सेल कर रहे हैं तो सेम यूनिट है 60 यूनिट 15 के हिसाब से 900 के, रिमेनिंग यूनिट बच गए 20 15 वाले, ठीक है। और उसके बाद 300 रुपए इसकी अमाउंट आ गई। अब हमारे पास हमने 150 यूनिट परचेज किया 20 के हिसाब से 3000 क्या है। अब हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो 20 यूनिट 15 वाले हैं, 150 यूनिट 20 वाले हैं, ओके। तो अगर आप 20 यूनिट को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आपके पास 100 आ जाएगा और 150 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 3000। तो वी आर गोइंग टू टेक द सम ऑफ दीस टू वैल्यू, इट इज इक्वल टू 3300। अब वो कहता है 130 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में हमारे पास 150 यूनिट पड़े हैं, तो 150 में से 130 हम सोल्ड कर देंगे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 20, तो 2600 की हमारी सेल हो जाएगी। रिमेनिंग यूनिट हमारे पास आएंगे 20 यूनिट 15 वाले और फिर 20 यूनिट हमारे पास आएंगे 20 वाले, ठीक है। इस तरह हमारे जो इन्वेंट्री की वैल्यू बनेगी वो 700 है। अब उन्होंने कहा 60 यूनिट हमने खरीदे 25 के हिसाब से 1500 के खरीदे। अब हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर 20 यूनिट 15 वाले हैं, 20 यूनिट 20 वाले हैं और 60 यूनिट 25 वाले हैं। In this way, the value of the ending inventory is of 2200. If you want to compute the cost of goods sold, take the sum of 2600 and 900. तो अगर आप इनका सम करेंगे तो it will be equal to 3500 आ जाएगा। तो 3500 is your cost of goods sold and 2200 is your what we can say that value of the ending inventory, ठीक है। अब आप नेक्स्ट में जरा देखिएगा, नेक्स्ट में वो बुनियादी तौर पे क्या कहता है। नेक्स्ट में हमें कहता है मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। Under perpetual inventory system, we are not required to use the term of weighted average method. We are using the word of weighted average method under periodic inventory system. However, under you can say that perpetual inventory system, we are using the term of the moving average method. Why? Because you can say that because the unit cost is going to be changed with every new purchase. Unit cost is going to be changed with every new purchase. कि हर नई परचेज के साथ आपका यूनिट कॉस्ट चेंज होगा, ठीक है। जब आप परचेज करेंगे तो आपका यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा 80 यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री में थे, 15 वाले 1200 के, उसके बाद फिर हमने 60 यूनिट को सेल कर दिया 15 रुपए के हिसाब से 900 में गए, बाकी यूनिट बचे 20 यूनिट 15 वाले 300 के, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 150 यूनिट खरीद रहे हैं 20 के हिसाब से 3000 के। अब आपने क्या करना है कि यूनिट को यूनिट में ऐड करना है, अमाउंट को अमाउंट में ऐड करना है। पहले हमारे पास 20 यूनिट थे, अब आपने 150 खरीदे तो टोटल आपके पास यूनिट हो गए 170। पहले आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू थी 300, उसमें आप 3000 ऐड कर लें तो 3300 आ जाएगा। तो 3300 को 170 यूनिट्स पे डिवाइड करें तो आपके पास पर यूनिट प्राइस आ जाएगी 19.41, ओके। उसके बाद अब वो कहता है कि हमने 130 यूनिट सेल किए तो 19.41 के हिसाब से सेल कर दिए, जो कि 2523.30 के बनते हैं। रिमेनिंग यूनिट हमारे पास 40 आए, 19.41 के हिसाब से 776.70 के आ जाएंगे। अब हम 60 यूनिट परचेज कर रहे हैं 25 के हिसाब से 1500 के। अब आप 776.70 में 1500 ऐड कर दें, 40 यूनिट में 60 यूनिट ऐड कर दें तो टोटल यूनिट 100 आ जाएंगे। टोटल प्राइस 2276.70 आ जाएगी। इसको डिवाइड करते हैं 100 यूनिट पे तो यू आर गोइंग टू कंप्यूट द न्यू रेट, ओके। So this is how you have to prepare a store ledger code by using the perpetual inventory system, ठीक है। अब वो नीचे आपको बताता है कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है। सेक्शन 7A में हमने पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के तहत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज को यूज किया, ठीक है। अब हम वो कहता है कि अंडर 7 सेक्शन B वी हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो देखें इन दोनों सिस्टम्स में क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पीरियोडिक को देखें 5700 का है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, परपेचुअल में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 5700 का है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आप परपेचुअल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगी और जो रिसीव्ड का कॉलम है इसका टोटल करें। ओपनिंग इन्वेंट्री और जो रिसीव्ड का कॉलम का टोटल कर लें, जिसमें अमाउंट का टोटल कर लें तो इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है।
तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर जो आपका आ रहा है, पीरियोडिक में भी 2300 है, परपेचुअल में भी 2300 है, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 3400 है, 3400 है, नो डिफरेंस एग्जिस्ट। हाउएवर इन लास्ट इन फर्स्ट आउट में अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अंडर परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री थी 1600, ठीक है, जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जो एंडिंग इन्वेंट्री की मालियत आ रही है वो है 2200। वहां पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 4100 था, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है वो 3500 है। ओके, इसी तरह से अब आप देखिएगा कि जो वेटेड एवरेज मेथड है और जो मूविंग एवरेज है उसमें क्या फर्क है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सेम है दोनों मेथड्स में, 5700। उसके बाद देखिएगा कि अब हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री आ रही थी वेटेड एवरेज कॉस्ट में वो 1965.52 की थी, लेकिन मूविंग एवरेज के अंदर जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो 2276.70 है। इन दिस वे यू कैन से दैट योर inventory change, correspondingly your cost of goods sold is also going to be changed. If you are having any question right now, you are welcome to ask the question. सेक्शन 7A में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम डिस्कस किया अंडर लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड मूविंग एवरेज, ठीक है। अब हम चल रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमने इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करना है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में यू आर रिक्वायर्ड टू अपडेट द इन्वेंट्री अकाउंट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। However, under periodic inventory system, we are updating the inventory account at the end of the period. That is why the level of inventory which you have computed under both of the approaches, they are differ. Fine, just like as you have this, as you have gone through the example के last and first out के अंदर ending inventory की value different है, under periodic और under perpetual different है, correspondingly cost of goods sold भी different है। इसी तरह से moving average में और weighted average के अंदर different है। However, first and first out एक ऐसा method है जिसमें fortunately या unfortunately it will remain the same under both of the systems. अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि दैट ये शायद हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द प्राइस एट व्हिच वी शुड रिपोर्ट द इन्वेंटरी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक रूल आता है, इसे कहते हैं द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट रूल, ठीक है। तो कल भी मेरे ख्याल किसी स्टूडेंट ने शायद एक क्वेश्चन किया था कि सर वी आर रिपोर्टिंग द एसेट एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। Yes, surely I agree that we are required to report the asset at the cost price, but for different sort of asset we have a different treatment. For instance, marketable securities are reported at the current market price. However, with respect to inventory, we have one rule, and that is the rule is that either we have to report the inventory at cost price or at market price, whichever is lower. Okay, and why we are going to do it? That we believe on what, that is on conservatism. We believe on what? On conservatism. And what this conservatism is going to suggest us? This conservatism is going to suggest us that that is the result should be understated, but it should not be overstated, and the value of inventory should be reported at the realistic price. Okay. अब आप देखेंगे जी, ए आइटम है, इसके 4 यूनिट है हमारे पास, हमने 50 रुपए का इसको खरीदा था, ठीक है। ए जी ए है, तो हमारे पास 4 आइटम थे, हमने 50 का इसको खरीदा था, बट करंटली इट्स मार्केट प्राइस इज ऑफ 40। तो वो कहते हैं कि नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एट द लोएस्ट प्राइस। तो लोएस्ट प्राइस हमारी मार्केट प्राइस है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी इक्वल टू 160। बी आइटम है, 180 का खरीदा था, करंट मार्केट प्राइस इज 185, नाउ दिस इन्वेंटरी शुड बी रिपोर्टेड एट द कॉस्ट। सी आइटम है, ये 200 इसका कॉस्ट एंड करंट मार्केट प्राइस also 200, but now it is reported at the cost. Okay, और जो डी आइटम है, we have cost is 730, but current market price is 710. So now this inventory should be reported at the current market price rather on the cost, which is 730. E item is 20, इसके हमारे पास यूनिट है, 60 was the cost price, 62 is the market price. तो 60 को 20 से मल्टीप्लाई करके we have determined the value inventory will be reported in the books of account. Okay.
तो ये हमारा था 7th सेक्शन। जी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, और जिन लोगों ने अभी मुझे आगे ज्वाइन किया तो काइंडली वो अपनी प्रेजेंस मार्क कर दें बाय मेंशनिंग देयर रोल नंबर। ठीक है, 40 स्टूडेंट 40 लोग हैं आज हमारे पास, और जिसने पहले अपनी अटेंडेंस दे दी वो बार बार अपनी अटेंडेंस ना लगाए, मुझे उसको ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। इसी वजह से कल मैंने जो है वो मैनुअल आपकी अटेंडेंस मार्क की थी। ठीक है, बस एक दफा लगाएं अपनी अटेंडेंस, बार बार ना लगाएं, एक दफा लगा दिए बस। ठीक है, ओके, आपका मैसेज में पड़ा होगा। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन लेना चाहेंगे यहाँ पे? Any one of you would like to ask the question relevant to this? चले, नहीं लेना चाहते तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिएगा कि वो कहते हैं आइटम्स इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। ठीक है, कि कौन कौन से आइटम जो हैं वो इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट है गुड्स इन ट्रांजिट का। ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि बीइंग एज अ सेलर, ठीक है, let's suppose that you have sold some of the commodity, anything which you have sold, can you report that thing as your asset or not? कि अगर आप सेलर हैं, आप चीजों को बेच रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप चीजों को बेच रहे हैं, ऐसी चीजें जिसको आपने फरोख्त कर दिया है, ठीक है, तो क्या वो चीजें आपकी अपनी इन्वेंट्री का हिस्सा हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? ठीक है, so the answer of this question is that we have to pay an attention toward the terms of trade, mean that what are the terms on which we are going to sell the product in the market. Okay, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हैं। ठीक है, तो अगर हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड में लिखा हुआ है FOB destination point, it means that being as a seller we are responsible to deliver the good at the doorstep of the customer. It means that if the goods are not yet received by the customer, it is our property, and all the loss, if any kind of loss which is occurred during the transportation process, we have to bear this loss at our own. ठीक है, तो गुड्स इन ट्रांजिट, अगर हम सामान को FOB डेस्टिनेशन के तहत बेचेंगे, तो अगर वो सामान आपके कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, इट इज योर प्रॉपर्टी, यू कैन रिकॉर्ड दिस थिंग एज एन एसेट इन योर ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन दो द गुड्स आर इन ट्रांजिट। ओके, however, if you are going to sell the goods on FOB shipping point, so once you have delivered the good to the port people, after that it is no more your property, then it will become the property of the buyer. From the port to the destination, if any loss is going to be occurred, this loss will have to be borne by the buyer but not by you. Okay, तो ये था कि गुड्स इन ट्रांजिट को हम किस तरह से लेके चलेंगे। तो इट डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ ट्रेड, के टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा बुनियादी तौर पे क्या है। नेक्स्ट कहता है गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू सेल द, समटाइम वी आर गोइंग टू अपॉइंट आवर एजेंट। ठीक है, वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट एज वेल एज वी आर, आवर एजेंट इज आल्सो सेलिंग द प्रोडक्ट, एंड समटाइम वी हैव टू ट्रांसफर द गुड्स टू द एजेंट। सो एनीथिंग which we have consigned, okay, which we have given to the you can say that to our agent, technically it is our property unless or until these goods are being sold in the market. ठीक है, कि वो सामान तिजारत जो हमारे एजेंट के पास हमारा पड़ा हुआ है वो हमारी ही प्रॉपर्टी है, it is not the property of the agent, because the job of the agent is simply to sell the product in the market. However, if the goods are sold by the agent in the market, then it is no more our property. ठीक है, तो गुड्स इन ट्रांजिट में अगर हमने सामान FOB डेस्टिनेशन के तहत बेचा है और अभी तक कस्टमर ने उसको रिसीव नहीं किया, तो हमारी प्रॉपर्टी होगी, हम उसको अपना एसेट लिखेंगे और एसेट हमारी स्ट्रेंथ होती है। इसी तरह से कंसाइनमेंट, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, कोई सामान जो हमने अपने एजेंट को दिया है वो हमारी प्रॉपर्टी है जब तक कि एजेंट उस सामान को मार्केट में सेल ना कर दे। ठीक है जी, जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया था काइंडली अपनी जो है वो प्रेजेंस को मार्क कर दें। ठीक है, and if you would like to take any question right now तो मुझे बता दें। ये 7 section B is over। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि ये जो 7 section B I think so that from the next week your midterm examination है। ठीक है, तो अब हम इसका 7 section C नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 section B तक ही हमारा जो है midterm का सिलेबस होगा। तो वो मैं सिलेबस के कंटेंट आपको लिख के जो है वो मेल भी कर दूंगा, so that you will be having an idea कि हमारा जो है बुनियादी तौर पे टोटल सिलेबस फॉर द मिड टर्म एग्जामिनेशन क्या होगा। मैं आप लोगों के साथ एक क्लास करना चाहता हूं जिसमें आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन लेना चाहता हूं। ठीक है, तो जितने कंटेंट हमने पढ़े, हमने कैश इन हैंड में कैश बुक पढ़ा, उसके बाद कैश एट बैंक में बैंक रिकॉन्सिलिएशन पढ़ा, फिर उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर हमने जो है वो अकाउंटिंग फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज पढ़ी, फिर हमने नोट रिसीवेबल पढ़े, अकाउंट रिसीवेबल पढ़े, और आज हमने इन्वेंट्री के 2 सेक्शन पढ़े हैं। सो दे आर द पार्ट ऑफ योर दिस वन मिड टर्म एग्जामिनेशन।
Fine, try to solve the question, and if you will be having any जी जी, मेरा माइक ऑन करेंगे अपना। सर उसके माइक माइक का इशू है, इस वजह से वो हो नहीं रहा उसका। अच्छा अच्छा, तो माइक चलें, काइंडली जिनका माइक काम कर रहा है ना, तो या बाकी के लोग जो है वो मेरी बात को सुन लें। उसमें आप बता दें कि मैं आपके साथ एक सेशन करना चाहता हूँ। आप कल का दिन ले लें, अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करें, ठीक है। और थर्सडे वाले दिन जो है, जो आपके पास फ्री टाइम हो, मुझे आप व्हाट्सएप कर दें। मैं उस टाइम पे आपकी क्लास जो है ना अरेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। या आपके साथ जो है वो टाइम सेट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो जो टाइम होगा 1 घंटे का एक्सक्लूसिव मेरे लिए होगा, और उसके अंदर आपके जो सवाल होंगे, जो जवाबात होंगे, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आप मुझे अपनी अटेंडेंस दे दें, और थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, बिकॉज आई हैव अनदर एक्टिविटी एट, अभी मेरी एक और भी एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसको ज़रा नोट कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह जो है, जो भी मुझे आप टाइम बताएंगे मैं उसमें कर लूँगा। ये जो आज आपने मुझे अटेंडेंस दी है, इसको मैं रिकॉर्ड ले लेता हूँ। सर पेपर पैटर्न के बारे में आप बाद में बताएंगे? जी बेटा, वो जिस दिन हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन आप रखेंगे, उसी दिन जो है ना बता देंगे आपको। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, पेपर पैटर्न के बारे में भी आपको बता देंगे, बाकी के सारे मामलात के बारे में भी आपको बता ठीक है सर। देंगे। ओके।